दोस्तों नमस्कार। कैलकुलेट योर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी के दूसरे पार्ट में आपका पुनः स्वागत है। पहले अध्याय में आपको बहुत संक्षिप्त में जानकारी दी गई, किंतु इस अध्याय में आपको उसके आगे का एक नया चक्र प्राप्त होगा। आज के इस अध्याय के उपरांत आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि हमें कौन सी चीज कैसे और कहां से शुरू करनी है। उसके आगे का तकनीकी ज्ञान आपको तीसरे अध्याय में, जो कि थोड़ा बड़ा होगा और पूरी जानकारी के साथ होगा। तो आपके समय को अधिक ना खराब करते हुए आइए हम प्रारंभ करते हैं। मित्रों, मान लीजिए कि आप एक महीने में एक अमाउंट अर्न करना चाहते हैं, जो है 50,000 रुपए का। क्योंकि आज की इस खर्चीले समय में इतना अमाउंट प्रति व्यक्ति प्रति परिवार को महीने में प्राप्त होना आवश्यक होता है। अब आपने तय तो कर ले 50,000 मुझे महीना कमाना है, परंतु इस 50,000 महीने तक पहुंचने का कोई मार्ग तो होगा। आइए जानते हैं। आपको कितने घंटे एक महीने में उपयोग में लेकर आने हैं, इससे पहले आपको ये पता कि एक महीने में घंटे कितने होते हैं। आप सोचेंगे कि ये कौन सी बात हुई। नहीं मित्रों, ये बहुत गंभीर बात है। हमें समय का मूल्यांकन करना भी आना चाहिए। इसको हल करने के लिए इसको हल करने के लिए हमें एक प्रैक्टिकल शीट का उपयोग करना होगा। ये नहीं कि आपसे मैंने बोल दिया, हवाई बातें बनाकर आपसे कह दिया, नहीं। एक प्रैक्टिकली शीट को हमको देखना होगा, जो हमको ये बताएगी किस प्रकार हम घंटों को उपयोग करेंगे। आइए हम उस तक पहुंचते हैं। तो मित्रों, इस समय हमारे सामने एक प्रैक्टिकल शीट, जिसको हम लोग एक्सेल शीट भी कहते हैं, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। अब इस शीट को समझने के लिए हमें करना क्या है। हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं MONTH, महीना। अब एक महीने में कुल कितने दिन होते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा डे। तो हम सबसे बात करते हैं, महीना कितना है, एक। दिन कितने हो गए, हम एक एवरेज 30 दिन मान के चलते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कितने घंटे होते हैं, तो HOURS लिखा। अब घंटे निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। आपके समझ घंटे आ गए। अब मैं आपसे पूछता हूं, कितने मिनट होते हैं, कितने मिनट्स होते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, हमने क्या किया, इतने मिनट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 60 से। तो हमारे पास एक रफ फिगर, एक कैलकुलेटिंग फिगर आ गई, 43,200 मिनट होते हैं। अब क्योंकि अभी आपने इस कॉन्सेप्ट को प्रारंभ में देखा है, प्रारंभ कर रहे हैं, तो हम आपसे इतनी डीप कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे। अब आपने कहा कि आपको 50,000 रुपए एक महीने में अर्न करने हैं। क्लियर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पर डे आपको कितना अर्न करना है, अर्थात आपने इसको डिवाइड किया नंबर ऑफ डेज से। मित्रों, यही कुछ तरीका होता है ना, आपको सैलरी मिलती है महीने की। हाँ, शायद मैं गलती कर दी, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, इक्वल टू दिस। इसको आपको डिवाइड करना है 30 से। आपको पर डे लगभग 1666 रुपए, मोटा मोटा 1670 रुपए आपको अर्न करने हैं पर डे के हिसाब से। अब यदि बात करता हूं मैं
आवरली बेसिस की, तो इक्वल टू इसको मैंने डिवाइड किया 720 से। तो 1 घंटे में आपको लगभग 70 रुपए अर्न करने होंगे। दोस्तों, मजा आ रहा है देखकर? अब थोड़ा देखते हैं कि पर मिनट में कितने कमाने होंगे। इक्वल टू इसको हमने डिवाइड किया किससे? इससे। आपको लगभग 1 रुपया 15 पैसा पर मिनट में कमाने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आपके सामने चर्चा हम इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं। आपके दिमाग में प्रश्न तो उठ रहा होगा, क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है। कारण मित्रों ये है कि हम जिस रूप में अपनी कमाई को देखते हैं वो वास्तव में नहीं होता। एक होता है कि आप मॉर्निंग में घर से निकले, ऑफिस गए, वहां से वापस आए और आपने अपने ऑफिस का काम पूरा कर लिया। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे लोग आपके साथ कार्य कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में माताएं बहनें होती जो काम कर रही होती, आपकी बीवी, आपकी धर्मपत्नी काम कर रही होती, बच्चे आपका काम कर रहे होते हैं, आपके मित्र मंडली समाज के बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। आपको अगर सहयोग लेना होता, अपने काम को करते रहना। तो जब कभी भी हम अपनी अर्निंग पे फोकस करते हैं कि कितना मुझे अर्न करना है, तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होता है कि हमारा खर्चा किस रूप में हो रहा है। आपके घर से आपके ऑफिस तक का जो रास्ता वो आपको रोज तय करना पड़ता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं या फिर अपना खुद का व्हीकल उठाते हैं, उससे जाते हैं। अधिकांश लोगों को इसके लिए ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है, लेकिन सबको नहीं मिलता। तो हमें उसको भी कैलकुलेट करके देखना है। तो हम इस चीज को लेकर चलते हैं कि हमारा मासिक कितना खर्चा हो रहा है। तो ये जानने के लिए हमने यहाँ पर दिन का चयन किया। मान लेता हूं कि एक दिन में मेरा आने और जाने का खर्चा होता है 100 रुपए का। अब क्योंकि मैं अपने ऑफिस जा रहा हूं, वहां से वापस आ रहा हूं, 100 रुपए मैंने एक एवरेज मान लिया खर्चा। भोजन भी करूंगा, मैं टिफिन भी करूंगा, तो आज की तारीख में कम से कम आपका 70 रुपए का खर्चा एक टाइम के भोजन का होता है। ये कम से कम कह रहा हूं, से ऊपर ही निकलेगा, ये बहुत कम है अमाउंट। साथ में चाय कभी पियेंगे, चाय कॉफी आप चलती कभी कभी, तो आपने 20 रुपए उसके जोड़ लिए। मन कर गया तो आपने को स्नैक्स ले लिया, तो आपने 10 रुपए उसके भी जोड़ लिए। तो मित्रों, अब इसको जोड़कर आप क्या करेंगे? आपने पहले तो क्या किया, अपना डेली खर्चा निकाला। मतलब आपने उस अमाउंट को जोड़ा जो आपके फुल डे में आप खर्च कर रहे हैं। अब ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट आपका आप ही के खर्चे जो आप कमा रहे उससे निकलेगा। तो आपने क्या किया, जितनी आपकी अर्निंग थी उसमें से आपने इसको घटा दिया। इसका अर्थ ये हो गया कि 1470 रुपए अप्रोक्सीमेटली आपने पर डे एक प्रकार से उपयोग में रखे, जो कि फैमिली में उपयोग में आएंगे। हम डेली पर नहीं जा रहे अभी। ये जो अमाउंट है, इतना आपको पर डे में एक्चुअल में क्या करना है, अर्न करना है, जिसमें वो खर्चे कट गए आपके। अब हो सकता है कि आप घर से अपना टिफिन लेकर जाते हो, वो खर्चा आपका रिड्यूस हो गया। हो सकता है आपको चाय पीने की आदत ही ना हो, वो खर्चा रिड्यूस हो गया। जब चाय नहीं पी, जो स्नैक्स नहीं खाया, तो वो खर्चा रिड्यूस हो गया। लेकिन ट्रैवल तो रहेगा ही रहेगा। इन सारी बातों को जोड़ते हुए हमें ये पता लगाना होता है कि पर डे हम कितना खर्च भी कर रहे हैं केवल ऑफिस के लिए। ध्यान रखिएगा, हमने और खर्चों को भी नहीं जोड़ा है। इसके लिए एक अगली विधि हमारी क्या आती है, वो विधि हमसे ये कहती है कि हमें अगर इतना पैसा, मतलब लगभग 1.25 रुपए रोज कमाने हैं, तो उसको हमें किस किस प्रकार से अर्न करना होता है।
अब आप मेरी बात का समर्थन करेंगे, सेविंग इज ऑल्सो एन अर्निंग। यदि आप किसी चीज को सुरक्षित रखते हैं तो वो भी एक अर्निंग के रूप में ही देखी जाती है। अर्थात जब आपने सेविंग की, जैसे आपने क्या किया जी, मैं घर के टिफिन ले गया, 70 रुपए बचा लिए आपने, टिफिन घर से जा रहा है आपका। आपने चाय कॉफी पीनी नहीं, 20 रुपए बचा लिए। स्नैक्स नहीं खाए, 10 रुपए बचा लिए। अब आप जिस ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, आपने सोचा ट्रांसपोर्ट बदल कर देखते हैं, यदि मुझे कंफर्ट जोन मिल जाता है तो हो सब वहां पैसे बचा लें। तो जितना आप सेव कर सकते हो वो आपकी अर्निंग में काउंट होगा, उतना आपकी अर्निंग में काउंट होगा। तो इन सब बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है जब कभी भी हम अपनी अर्निंग को कैलकुलेट करते हैं। मेरी वैल्यू क्या है, तो इसके हिसाब से अगर इसी को ऐसे एज इट इज लेके चलते हैं, तो इस समय मेरी पर मिनट की वैल्यू कितनी है, 1 रुपए 15 पैसे। आपको सुनकर पता लगेगा, लेकिन हमारे देश में इतनी भी वैल्यू एक आम आदमी की नहीं रह गई, क्योंकि हम लोग एवरेज 20 से 30 हजार रुपए कमाने वाले लोगों की श्रेणी में आते हैं, पर हम उसको बहुत हाई अमाउंट समझते हैं। इसी समय अवधि का उपयोग करके कुछ लोग एक एक दिन में कई कई हजार रुपए भी कमा लेते हैं, और लीगली, मैं लीगल की बात नहीं कर रहा हूँ, लीगली कमाते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, ये तो आपकी बेसिक वैल्यू निकली है, लेकिन अभी मैंने असली बात से तो कैलकुलेट किया ही नहीं। ये आपकी कमाई है, अभी वैल्यू नहीं निकली एक्चुअल में, वो कैसे निकलेगी? उसके लिए आपको हमारे अगले स्टेप पर चलना होगा। आपकी एजुकेशन में कितना खर्चा आपने किया है? जी हाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आपने अपने एजुकेशन में कितना खर्चा किया है? आप सरकारी माध्यम से पढ़े हैं, प्राइवेट माध्यम से पढ़े हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये केवल एक माइंड गेम है कि मैं प्राइवेट से पढ़ा तो मैंने खर्चा किया, मैं गवर्नमेंट से किया खर्चा नहीं किया। ये एक माइंड गेम है केवल। तो इन शॉर्ट समझाता हूँ, आज की डेट में एक बच्चे को यदि आपको पहली से लेकर और 12वीं तक स्कूल में पढ़ाना है, तो एवरेज फीस है बच्चे की, मंथली फीस क्या है? फीस कितनी है बच्चे की? लगभग 5 हजार रुपए। जी हाँ, कम से कम इतना पैसा उसको अपनी फीस में खर्च करना होता है। ट्रैवलिंग, जो रोज स्कूल से घर, घर से स्कूल जा रहा है, इसमें कम से कम 2 हजार रुपए बच्चे का बस महीने में खर्च होता है। उसकी जो किताबें हैं, जो कॉपियां हैं, जो स्टेशनरी यूज करता है, उसका एवरेज खर्चा पर मंथ का लगभग आता है लगभग 1000 रुपए खर्चा उसका आता है इस चीज का। अभी देखते जाइए अभी क्या क्या निकलने वाला है। इसके साथ साथ जो उस पे हम लोग भोजन, पानी और कपड़ों पर खर्च करते हैं, वो एवरेज एक बच्चे पर लगभग 2000 रुपए महीने का आता है। ये एवरेज कह रहा हूँ, इससे कहीं ज्यादा होता है। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ वगैरह जो होता है वो भी खर्चे होते हैं। हम चाहेंगे कोई बीमार ना पड़े, बट ये हमारे हाथ में तो होता नहीं, हम तो लाइफ को जी रहे हैं। तो हेल्थ के ऊपर कम से कम 200 रुपए का हम लोग खर्चा लेकर चलते हैं। 200 रुपए अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है। अब बच्चे क्योंकि बढ़ रहे होते हैं तो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा हम करिकुलर एक्टिविटीज पर ध्यान देते हैं, एक्स्ट्रा चीजों पर ध्यान देते हैं। इस पर लगभग लगभग 2000 रुपए का महीने का खर्चा होता है। आप नहीं कर रहे हो अलग बात है, बट इतना खर्चा एक एवरेज माना जाता है। अब अगर इसको हम टोटल करते हैं, आप देखिएगा कितना अभी मजा आने वाला है आपको इसी के अंदर। देखिएगा, आपका लगभग लगभग 12,200 रुपये एक बच्चे का महीने का खर्च है। आप पता करते हैं कि ये खर्च अगर एक महीने का है, तो हम निकालते हैं उस बच्चे का टोटल 12 साल का, मतलब 12 ईयर्स का खर्चा आएगा। तो आपने क्या किया,
इस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दिया कितने से, 12 साल, और हर साल में कितने गुणे महीने होते हैं, 12। ये अप्रोक्सीमेटली आता है 17,56,800 रुपए। ये वो अमाउंट है जो प्रत्यक्ष रूप में बच्चे के साथ खर्च किया गया है। हमारा जो इकोनॉमिकल लॉ कहता है, अर्थव्यवस्था का जो लॉ कहता है, इस अमाउंट को आप करेंगे 3 से गुणा, क्योंकि एक मेंटल हैरासमेंट होती है, एक हमारे समय के साथ बहुत सी चीजें होती हैं। तो जो भी आपका अमाउंट आता है उसको 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करके आप एक्चुअल वर्थ को निकाल सकते हैं। इक्वल टू आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से। तो हमने आज की डेट में एवरेज बच्चे को 12th पास करने में 52,70,400 रुपए को एक्सपेंशन में अपना खर्च कर दिया। अभी ग्रेजुएशन नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है, तब इतना खर्चा हो चुका है। तो समझ आ रहा है कि आपकी वैल्यू कहां तक आ रही है। अब अगर इतना अमाउंट आप किसी भी संस्थान में निवेश करते हैं, तो आपको वो संस्थान अगर एक अच्छे लेवल का होगा तो कम से कम आज की डेट में ½ % महीने के रूप में इंटरेस्ट देगा। अर्थात कितना हुआ इसका, आपने इस अमाउंट को डिवाइड किया, या आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई का कितने से करता है आपको, 0.05, 0.05। हाउ मच, ये 26,000, 2 लाख, सॉरी 26,000, 2,63,520 रुपए। ये जो अमाउंट है मंथली आपके पास वापस आना चाहिए। शायद मैंने ठीक ही लिखा होगा, एक बार दोबारा ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि मैं कोई भी चीज गलत आपके साथ प्रेडिक्ट नहीं करूंगा। तो आपको इसको किससे मल्टीप्लाई किससे करना है, एक्चुअल में ½ % से। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1/2। ठीक है जी, जी अमाउंट सेम आ रहा है। तो समझ आया कुछ आपको, 2,63,000 रुपए, इसको आप 100 से डिवाइड आउट कर देंगे तो इतना अमाउंट आपको, शायद कुछ गड़बड़ हो रही है, एक सेकेंड, सॉरी एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। आपका अमाउंट आएगा 26,352 रुपए। इतना पर मंथ आपके पास रिटर्न आना चाहिए अगर इतना अमाउंट आप बैंक को या कहीं पर भी सबमिट करते हैं। क्या मिलता है, नहीं मिलता। अर्थात आपको जब तक अपनी वैल्यू का ही नहीं पता होगा, स्टिल आप जब 12th के बाद यदि सोचते हैं कि मैं अब पढ़ाई मेरी इच्छा नहीं हो रही, कुछ काम धंधा किया जाए, और आप एंटर करते हैं, आउटपुट क्या मिलता है, कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ स्किल्स हैं। 12th पास को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। मित्रों, अगले अध्याय में हम समझेंगे उस विशेष गुण को जो हमारी वैल्यू और हमारे एक्सपेंडिचर को एक साथ रखकर एक नई चीज आपको सिखाएगा। मुझे विश्वास है कि आपने इस सेकंड एपिसोड को एंजॉय किया होगा, और अपनी टिप्पणी के द्वारा अपने प्रश्नों का मुझे आप एक प्रकार से ब्यौरा देंगे कि आप क्या जानना चाह रहे हैं। तो निश्चिंत ही अगला एपिसोड और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।